इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है एनएचएम के सभी कैडर के डीबी आज है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि तीसरा और अंतिम अवसर 8 दिसंबर का दिया गया है। तो आज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, फिर चाहे वो आपके फाइनल रिजल्ट को लेकर हो या ज्वाइनिंग को लेकर हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम की किसी भी कैडर का आपने एग्जाम दिया है तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सीटें हैं हॉरिजेंटल वाली वो किस तरह से कट की जाती है और वो किस तरह से दूसरे जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनके साथ ऐड की जाती है। तो संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में एनएचएम के सभी कैडर की बात कर रहा हूँ, यानी कि सभी में कॉमन चीज़ें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, चाहे फिर वो आपने एएनएम का दिया हो, जीएनएम का दिया हो, सीएचओ का दिया हो, सोशल वर्कर दिया हो, रिहेबिलिटेशन दिया हो, ब्लॉक प्रोग्राम दिया, जो भी दिया हो। यानी कि आपको मालूम है जून में टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे, जिनके डीबी समाप्त हो गए हैं 17 कैडर के। क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियर में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ है, इसमें डीबी होगा नहीं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में पहले 21 दिसंबर को होगी टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद उसमें होगा डीबी का प्रोसेस। अब देखो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा तो मैं आपको बता देता हूं। अगर रोजगार मेले में नियुक्तियां मिले 15,000 चिकित्सा विभाग की जो ये भर्तियां हुई थी इनमें, तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आगामी 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी जारी हो सकता है हर कैडर का, यानी कि इन 17 कैडर का। और फाइनल रिजल्ट आने पर, यानी कि इस बार देखा होगा प्री डीवी के रिजल्ट में कुछ कैडर में साथियों को कट ऑफ देखने को नहीं मिली थी, तो वो सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितनी की हमें कैसे पता चलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल रिजल्ट में सभी कैडर की कट ऑफ बताई जाएगी, जिसकी पहले नहीं बताई गई उनकी भी अब फाइनल कट ऑफ बता दी जाएगी। अब आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको कैसे चेक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप जिस भी कैडर का एग्जाम दिया, चाहे वो फार्मा असिस्टेंट हो या एएनएम सीएचओ जो भी हो, आपने जिस कैडर का एग्जाम दिया है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस कैडर में टोटल पद कितने हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं, जनरल में कितने पद हैं। यानी कि आपको कैसे चेक करना वो पहले मैं बता देता हूँ और उसके बाद हॉरिजेंटल वालों की बात करूँगा। और महिलाओं की अलग अलग श्रेणियाँ हैं तो उनमें अगर खाली पद रहने पर क्या होगा वो भी बात करूँगा। कुछ कैंडिडेट की शिकायत आ रही थी कि रिजल्ट में किन किन कुछ कुछ कैटेगरी में NA लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं जिनकी कट ऑफ बताई गई थी उनमें NA का मतलब हुआ नॉट अवेलेबल। यानी कि आपको मालूम है इस बार 40% वाला रूल था, मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है और SC ST में 35% लाने कंपलसरी थे। तो जिन कैंडिडेट के जिस कैटेगरी में 35% नहीं मिले हैं बोर्ड को या 40% नहीं मिले तो उसमें बोर्ड ने लिख लिया NA। यानी कि अब उसके जो पद थे उस कैटेगरी में वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। आप जिस भी कैडर के हो उस कैडर में आपको पता होना चाहिए जनरल में कितनी सीटें हैं और आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीटें हैं। अगर आपकी जो रैंक है ओवरऑल रैंक ज़्यादा होती है, कैटेगरी में फिर अलग से देखी जाती है, तो कैटेगरी में रैंक या फिर जनरल में रैंक, अगर आपकी रैंक जितने पद है उसके अंदर रैंक है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बाहर है तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले किसी की डीवी कंप्लीट नहीं हुई या किसी ने डीवी नहीं करवाई हो, या फिर लास्ट में जब ज्वाइनिंग होगी तो वो ज्वाइन ना करे तो फिर वापस से लिस्ट आएगी, उस पर डिपेंड करेगा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए अगर आपकी रैंक जो है पदों के अंदर है रैंक, यानी कि कैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि आपने 17 कैडर में से किसी भी एक कैडर के एग्जाम दिया था उसमें आप पास हो गए, चाहे वो कोई भी कैडर ले लो, चाहे आप चलो एएनएम ले लो, जिस भी कैडर में देखोगे ये चीज़ कॉमन है। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सभी कैडर के लिए कॉमन है, बस आपको ये पता होना चाहिए आपकी रैंक कितनी है और आप जिस कैटेगरी के उस कैटेगरी के और जनरल में है वो पद कितने हैं। अगर आपकी रैंक उन पदों के अंदर आ रही है तो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, एएनएम वाले देख रहे हैं, चाहे कोई भी कैडर का देखो, जैसे कि जनरल में 100 पद है और एक कैंडिडेट है उसकी रैंक आई है ओवरऑल में 220 और वो कैंडिडेट है एएनएम महिला कैंडिडेट ही होगी, तो माना कि वो एससी कैटेगरी की है, एससी कैटेगरी की महिला है, ओवरऑल रैंक 220 है। तो सबसे पहले ये देखेगी जनरल में कितने पद है। जनरल में जैसा कि मैंने कहा 100 पद है, माना कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, सपोज दैट, और इसकी रैंक 220 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक से लेकर इसकी रैंक 220 है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक रैंक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका तो सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा,
फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस, वो जनरल से काउंट हो जाएगा, उसको उसकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। अब जो 220 रैंक वाला कैंडिडेट है ये एससी कैटेगरी का है, तो ये क्या करेगा, 100 के बाद से काउंट करेगा एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है। 100 से पहले अगर कोई एससी कैटेगरी का है तो उसे ये काउंट नहीं करेगा। 100 के बाद से एससी कैटेगरी के काउंट करेगा और 220 तक करता रहेगा। जब पता चले 220 पर आने पर इसका जो नंबर है वो 72वां आता है, और इसको पता चलता है कि एससी कैटेगरी में जो पद है वो 40 है। अब देखो इसकी रैंक 220 है ना, तो जनरल की रैंक, जनरल में जितने पद है उतने रैंक है, और न ही इनकी कैटेगरी में जितने पद है उतनी रैंक आ रही है कैटेगरी में। इसका मतलब इनका फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन अगर यही चीज़ 40 की जगह 80 पद होते और इनकी कैटेगरी में 72 भी रैंक है, तब इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि इनकी जो रैंक आई है और पद है वो ज़्यादा है। पदों के अंदर रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। शॉर्ट में कहे तो यही आप समझो कि आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी, और जनरल में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जनरल से हो चाहे कैटेगरी से हो। अगर उतनी रैंक नहीं है तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अब सवाल ये आता है, जैसे कि आपने देखा होगा पदों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से होता है, हॉरिजेंटल का होता है। अब साथियों को, कुछ साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन हुआ। एक्स सर्विसमैन में क्या होता है, कुछ साथी कह रहे हैं कि ये इनके जो पद है वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। आपने पदों का वर्गीकरण देखा होगा, एससी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन में जनरल होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरह से। तो अब जैसे कि एससी में अगर 20 पद दे रखे हैं और जनरल में अगर 50 पद दे रखे हैं, तो ये जो एससी के 20 पद है ये नॉर्मल एससी कैटेगरी है उसके साथ ऐड किए जाएंगे, और जनरल के 50 पद है वो आपके जनरल में 50 है उसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें, अब देखो आप जब पदों का वर्गीकरण देखते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में कोई कैटेगरी नहीं लिखते, वहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कितने पद है उतने, चाहे वो 70 पद हो या 4 पद हो, जितने भी। तो अब सवाल ये आता है कि ये 70 पद जैसे कि है उत्कृष्ट खिलाड़ी में, तो ये 70 पद कौन सी कैटेगरी में काउंट होते हैं, जनरल में होते हैं, एससी में होते हैं, एसटी में होते हैं, ओबीसी में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि 70 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दे रखे हैं। अगर कोई कैंडिडेट आता है उत्कृष्ट खिलाड़ी कैटेगरी से, उसके पास प्रमाण पत्र है, सही प्रमाण पत्र है, फिर डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी का है। अगर वो कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा जो सेलेक्ट हुआ है उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से, तो उसको एससी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो एसटी कैटेगरी का होगा तो उसे एसटी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो ओबीसी कैटेगरी का होगा तो उसे ओबीसी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। किस तरह से आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये सब चीज़ें आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ होता है। आप देखो उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण हॉरिजेंटल रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यानी कि आप जब देखते हैं पदों का वर्गीकरण उत्कृष्ट खिलाड़ी में, जैसे कि 4 हुए या 10 पद हुए, तो वहाँ डायरेक्ट यही लिख लिया जाता है। फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट आया है सेलेक्ट होके वो कौन सी कैटेगरी का होता है, उसे उसी की कैटेगरी में समायोजित किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जनरल में जाएगा, एससी में जाएगा, एसटी, वो जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है बोर्ड को, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो पदों का क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आरक्षित पद हेतु पात्र और उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियम के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से ही भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चावर्ती वर्ष के लिए अग्रणित नहीं की जाएगी। सामान्य प्रक्रिया उसी के अकॉर्डिंग भर दिया जाएगा, जनरल से भर दिया जाएगा। अब इसी तरह भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी यही है कि यानी अगर आपकी जो कैटेगरी है, आपको भूतपूर्व सैनिक में तो पता है कैटेगरी वाइज पदों का दे रखा है, तो जिस कैटेगरी से जो कैंडिडेट आएगा उसे उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिला भूतपूर्व सैनिक का तो वो जिस कैटेगरी के पद है वो उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। इसी तरह अब महिला में डाउट ये आता है कि आप जब महिलाओं का पदों का वर्गीकरण देखते हैं तो जैसे कि कोई भी कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी होती है, पदों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। ओबीसी में सबसे पहले लिखते हैं जनरल के, फिर आता है फीमेल में। अब फीमेल में कैसे आता है, फीमेल में भी जनरल होता है, विधवा होता है और परित्यक्ता होता है। अब इनका पदों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी परित्यक्ता श्रेणी में, जैसे कि आप
मान के चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू परित्यक्ता श्रेणी में 10 पद है, विधवा में 7 पद है और जनरल में 14 पद है। अब ये पद किस तरह से बांटे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर बोर्ड के पास कोई महिला कैंडिडेट परित्यक्ता कैटेगरी की नहीं मिलती है तो ये जो 10 पद है, आप किसी भी कैडर की बात कर लो, मैं कोई पर्सनल एक कैडर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कैडर के लिए कॉमन चीज़ है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जैसे परित्यक्ता श्रेणी में 10 पद है, अगर बोर्ड को परित्यक्ता श्रेणी से कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं मिलती है तो ये जो 10 पद है ये विधवा श्रेणी के साथ ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ 7 है, ये 10 और ऐड हो जाएंगे, 17 हो जाएंगी। ठीक इसी तरह अगर विधवा श्रेणी से कोई कैंडिडेट नहीं मिले 7 लेकिन परित्यक्ता से मिल गए हैं तो ये फिर विधवा श्रेणी की परित्यक्ता के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। अगर इन दोनों में नहीं मिले उस कंडीशन पर फीमेल की जो जनरल सीट है उसमें ये पद ऐड कर दिए जाते हैं। अब अगर फीमेल की जनरल सीट में भी नहीं मिले कैंडिडेट 40% वाले और SC ST के लिए 35% वाले, उस कंडीशन पर ये पद आपके उसी कैटेगरी में जनरल में ऐड कर दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षण। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ कि महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% विधवा और 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको उनकी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि पदों का वर्गीकरण है वो किस तरह से किया जाता है। अब आप जिस भी कैडर के लिए देख रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आप हॉरिजेंटल वालों के उस पद में माइनस करना, क्योंकि अब आपको थोड़ी ना मालूम है कि हॉरिजेंटल वाले कोई कैंडिडेट है या नहीं, वो तो बोर्ड को मालूम है। तो एक बार आपको तो माइनस करना ही होगा और फिर वो डिपेंड करता है कि अगर उस कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो फिर उसी कैटेगरी में ऐड कर दिए जाते हैं पद। तो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है, आप जिस भी कैडर के चेक कर रहे हो, चाहे वो आप CHO के कर रहे हो, ANM के कर रहे हो, GNM के कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन के कर रहे हो, रिहेबिलिटेशन वर्कर के कर रहे हो, सोशल वर्कर के कर रहे हो, ऑडियोलॉजिस्ट के कर रहे हो, फार्मासिस्टेंट कर रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हो, जिस भी कैडर के लिए कर रहे हो, तो बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपकी रैंक कौन सी आई है ओवरऑल में। दूसरी बात है, आपकी जो रैंक आई है वो रैंक क्या जिस कैटेगरी के है आप उस कैटेगरी, जैसे कि OBC की अगर आप हो तो OBC, और जनरल में जितने पद हैं उस पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आई है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपका मुश्किल है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हर कैटेगरी में आप देखिए कितने पद हैं, उतने पदों वाले कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर लीजिए। जैसे कि कोई भर्ती CHO को मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू, उसमें जनरल में मैंने मान लिया कि 500 पद है सपोज दैट, तो स्टार्टिंग के 500 कैंडिडेट को देख लीजिए, 500 तक वालों को, और 500 नंबर पर जो कैंडिडेट है वही उनकी होगी फाइनल कट ऑफ। और इसी तरह आपकी अपनी कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर आएगा। अब कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि हम DV करवाए या ना करवाए, क्योंकि हमारा DV में तो नाम आया लेकिन हमारे जो नंबर का अंतर है वो 10 ही है। जैसे कल कुछ ने कहा था GNM में भी कि 196 कट ऑफ गई है, ऐसा कुछ कहा था, और 210 नंबर ही आए हैं, तो हम DV करवाए नहीं कराए। देखो, अगर आपका DV में नाम आया तो DV जरूर कराए, क्या पता आगे ऐसा हो कि GNM में पद खाली रह गए हो, कुछ कैंडिडेट CHO में चले गए, कुछ ने ज्वाइनिंग नहीं की, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर वो जब बोर्ड ऐसा होता है तब क्या करता है, जो शेष कैंडिडेट बचते हैं उनको धीरे धीरे लेना शुरू करते हैं। तो हो सकता है ऐसा चमत्कार आपके साथ भी देखने को मिल जाए। इसलिए अगर आपका DV में नाम आता है तो DV जरूर करवाएं। ये मत सोचिए कि फाइनल सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा तो DV क्यों करवाएं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब फाइनल रिजल्ट देखो, रोजगार मेले में नियुक्तियों का पहला आपने सुना ही था लास्ट मंथ में नवंबर में कि 15,000 के करीब चिकित्सा विभाग की भर्तियों को भी रोजगार मेले में शामिल किया गया है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए DV का प्रोसेस इतना तेज हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट साल भी तो NHM के 3 कैडर के एग्जाम थे, DV कितनी धीरे हो रही थी, CHO के इतने कैंडिडेट थे फिर भी 3 महीने लगे थे, ANM में भी बहुत टाइम, ANM की तो 2025 में शुरू की गई जबकि एग्जाम तो 2024 में हुआ था, और GNM की तो वैसे भी ऑनलाइन हुई थी।
लेकिन इस बार इन्होंने 19 कैडर थे, लास्ट बार तो 3 ही कैडर थे, 19 कैडर के मात्र 15 दिन में इन्होंने डीवी कंप्लीट करवा दी। तो इससे यही लगता है कि रोज़गार मेले में इनको ज्वाइनिंग मिलनी है, तभी ये प्रोसेस फास्ट चल रहा है। और रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग मिलेगी तो फाइनल रिजल्ट भी आपके अपडेट आ जाएगी अगले सप्ताह तक। और धीरे धीरे जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फाइनल कट ऑफ कितनी गई है वो भी बता दी जाएगी। जिन भी कैडर के पहले कट ऑफ नहीं बताई गई है उनकी भी बता दी जाएगी फाइनल रिजल्ट में कि कट ऑफ कितनी गई है। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और जिसको भी एनएचएम के जितने भी कैडर के रिजल्ट आ चुके थे, यानी कि रिजल्ट तो सब कैडर के आ चुके हैं, उनकी अगर आपको पीडीएफ देखनी है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल की पीडीएफ देखनी है या एब्सेंट कैंडिडेट की पीडीएफ देखनी है, एनएचएम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ देखनी है, उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको अब तक जारी हुई जितनी भी पीडीएफ है वो सभी देखने को मिल जाएगी।